तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के 5 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पे। हालांकि मैं आप लोग को 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और इसमें से एक प्रश्न पूरा फिक्स है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में इस बार आएगा तो आएगा, क्योंकि आप लोग जो है मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो 5-6 महीना पहले अपलोड किया था वो मैंने बताया था दीर्घोत्तरीय में, देख लीजिएगा, कार्ल मार्क्स उपनिवेशवाद रूसी क्रांति के कारण। उस वीडियो को आप लोग ओपन करके जाकर देख सकते हैं। मैंने बताया था ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आएगा, देख लीजिएगा। वो प्रश्न जो है वो आपके मॉडल पेपर में आया है, उसके बाद से जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। सो आप लोग मेरे जो गेस पेपर है, मेरा जो गेस क्वेश्चंस है उसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, केयरफुली देखिएगा, क्योंकि बहुत ही एनालिटिक और बहुत ही सोचने विचारने के बाद मैं कोई भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता हूं। सो चलिए मैं लेक्चर 2 इसको कम करता हूं और जो अपना टॉपिक है उस पे आता हूं और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने लघुत्तरीय का 2 सेट अपलोड कर चुका है, जिसमें इतिहास के 12 लघुत्तरीय प्रश्न हम आप लोगों को बताए हैं। हालांकि 16 प्रश्न बताए हैं, उसमें से पूरा फिक्स है आप लोगों को जो भी प्रश्न आएगा उसमें उसी में से आएगा, यानी कि 2 प्रश्न या 3 प्रश्न जो भी होगा, 3 प्रश्न तो कम से कम 3 या 4 प्रश्न आप लोगों को उसमें से लड़ ही जाएगा। ये मेरा 100% मेरा डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल का आप लोगों से प्रॉमिस है, उसमें से लड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला मेरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। यानी कि फ्रांसीसी जो आए थे तो वो शोषण तो किए ही, उसके साथ उनके द्वारा कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव वर्क भी किया गया, उसी का चर्चा करना है। इस क्वेश्चंस का यही मांग है। मैंने डीपली में इसका चर्चा जो है वो 3 चैप्टर्स में किया था। हालांकि आप लोग नहीं देखा है, फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग को ओवरव्यू दूँगा, पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने शोषण के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य किए। उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य निम्नलिखित है। कृषि का विकास। सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का विकास किया। दलदली भूमि जंगलों में कृषि क्षेत्र बढ़ाया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 ईस्वी तक वियतनाम चावल निर्यात तक की विश्व में 3रे स्थान तक पहुँच गया। आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए सर्वप्रथम जो फ्रांसीसी आते हैं तो उनके द्वारा सकारात्मक जो कार्य किया जाता था, पहला मेरा टॉपिक देकर आप लोग लिखिएगा इस प्रकार। देखिए आप लोग इस प्रकार टॉपिक देकर लिखिएगा ना, पूरा फुल मार्क मिलेगा। देखिए मैंने भी सोशल साइंस का एग्जाम दिया था और मेरा सोशल साइंस में पूरा 90 मार्क्स है। आप लोग बोलिएगा तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा किस पेपर को कैसे लिखना है, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम्स में बढ़िया मार्क मिले। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट टॉपिक है देखिए संरचनात्मक विकास। आप लोग कृषि को वाला समझ गए, नहीं समझे होंगे तो इस बार इसको मैं एक बार और ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए कृषि का विकास। सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने शोषण के साथ साथ कृषि का उत्पादकता बढ़ाने के लिए यानी कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए नहरों का विकास करते हैं। नहर का विकास होगा तो कृषि क्षेत्र में फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। उसके बाद से नहरों का विकास करता है और दलदली भूमि जंगलों में कृषि क्षेत्र बढ़ाया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए होता ये जो जंगल थे, दलदली भूमि था, वहाँ पे भी कृषि क्षेत्र बढ़ाया जाने लगता है। जिसके परिणाम स्वरूप 1931 ईस्वी तक वियतनाम चावल निर्यातक की विश्व में 3रे स्थान पर पहुँच गया, जो कि ये भी जो है फ्रांसीसी द्वारा एक पॉजिटिव टर्म है। तो जो नेक्स्ट है हमारा बी नंबर, संरचनात्मक विकास। देखिए उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास भी गति पर रहा एवं विशाल रेल नेटवर्क तथा सड़कों का जाल बिछ गया, जिससे सभी लोगों को सुविधा उपलब्ध हुई। हिंद चीन में जो है वो फ्रांसीसी, देखिए उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास में पूरा रेल का यानी रेल नेटवर्क का विकास करते हैं, सड़कों का विकास करते हैं, छोटे बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये जो है संरचनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। और सी है मेरा शिक्षा नीति में सुधार। देखिए हिंद चीन में अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा हिंदी चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था और आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल का अंतिम साल परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। इस बात को आप लोग समझिए। देखिए शिक्षा नीति में क्या सुधार होता है, वहाँ पे जो है पहले से जो है परंपरागत स्थानीय भाषा यानी चीनी भाषा में शिक्षा दिया जा रहा था, लेकिन जब फ्रांसीसी आते हैं तो उन लोग जो है अलग अलग भाषा में शिक्षा दी जाने लगता है, परंतु इस क्षेत्र का बसने वाले फ्रांसीसी को शिक्षा प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था।
इस बात का डर था फ्रांसीसी को, जो हिंद चीन लोग अगर शिक्षा पाकर ज़्यादा विकसित हो जाएंगे, ज़्यादा नॉलेज वाले हो जाएंगे, तो उन लोगों को जो है उन लोगों के प्रति क्रांति करके, उन लोगों के प्रति आंदोलन करके, विरोध करके उन लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। बड़े बड़े जब मान लीजिए कोई शिक्षित होगा तभी ना आईएसपी डीएसपी आईएएस के पद पर जाएगा, और जब बड़े बड़े पद पे जाएंगे तो जो फ्रांसीसी के लिए हुआ है वो दिक्कत होगा। इसीलिए जो है फ्रांसीसी जो है वो प्रायः अधिकतम बच्चों को साल की अंतिम परीक्षा में उसे फेल कर दिया जाता था। आई होप आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं मेरे दोस्त तो एक कमेंट्स आप लोग करके हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। मैं इससे पहले आप लोगों से एक बात बोलूँगा, वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत या कुछ भी आप लोग को लगता है जी हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आप लोग बेहिचक हमें कमेंट करके बताइएगा जी ऐसा कीजिए चाहे वो ऐसा कीजिए। मैं आप लोगों को प्रयास करूँगा सबसे बेस्ट देने का, सबसे बेस्ट। इसीलिए मैं अपना नोटबुक से टाइपिंग करके आप लोगों को बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। हालाँकि मेरे चैनल पर उतना व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन मैं इतना मेहनत करता हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर आए वो मेरे चैनल से वापस ना आ जाए। लेकिन हालांकि क्यों चले जाते हैं मेरे को पता नहीं। देखिए, जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो देखिए, कार्ल मार्क्स की जीवनी सबसे पहले लिखें। देखिए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में यहूदी परिवार में। उसके बाद से कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। पेशे से वह एक वकील थे। यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव भी कवर कीजिएगा। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म इतना में होता है, उसका पिता का नाम ये था और जर्मनी में उसका जन्म होता है। 3-3 4-4 ऑब्जेक्टिव हो गया। उसका पिता पेशे से क्या था? वकील थे। कितना ऑब्जेक्टिव हो गया? मार्क्स ने बोर्न विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उनके जीवन का एक नया मोड़ मिला। मार्क्स ने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह संपन्न किया। देखिए, यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के लिए ऐड की है। 1843 ईस्वी में जो कार्ल मार्क्स है वो अपने बचपन के मित्र यानी कि जेनी जो है उस कार्ल मार्क्स के बचपन के मित्र थे, जिनसे वो विवाह करते हैं यानी शादी करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई और उनका मित्रता जीवन भर बना रहा। आप लोग इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। देखिए, 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो होता है वो फ्रेडरिक एंगल्स से होता है और उनका मित्रता जो है वो जीवन भर बना रहता है। उसके बाद से जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किया गया, प्रकाशित किया गया? 1848 ईस्वी में, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता था। आगे चलकर मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास के उत्तर नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। मार्क्स के सिद्धांत, देखिए कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा जो है वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। नहीं दे रहा होगा, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एनसीईआरटी के बुक से देख लीजिएगा। देखिए, थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हर बार के लिए महत्वपूर्ण होता है, इस बार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। जो 4 चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद और जो 8 चैप्टर्स है लास्ट चैप्टर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये दोनों चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी 2 चैप्टर से रहेंगे। आप लोग इस बात को याद कर लीजिएगा और जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तब आप हमसे बताइएगा। मेरे को एक्सपीरियंस है इतना जब मैं बता सकता हूँ कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं हर प्रीवियस क्वेश्चंस का, हर प्रीवियस और हर एक मॉडल सेट का एनालिसिस कर चुका हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आया असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जो भारत का प्रथम जन आंदोलन था। इसके निम्नलिखित कारण था। देखिए, जो असहयोग आंदोलन है वो कब प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है, इस सब बात भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब भी पूछ सकता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी तो अब आप लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने से प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से कीजिएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट यहाँ से आप लोगों का एक अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लोग इस दीर्घोत्तरीय को कीजिएगा तो लगभग 3 लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा।
तो देखिए रॉलेट एक्ट क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए सर सिडनी तथा चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में 21 मार्च 1919 ईस्वी को विधान परिषद द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना वारंट के कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया गया। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी नहीं है, तो रॉलेट एक्ट के बारे में ऐसा लिख दीजिएगा, जो रॉलेट एक्ट जो है वो चेम्सफोर्ड तथा सिडनी की अध्यक्षता में 21 मार्च 1919 ईस्वी को विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद से रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को कभी भी कहीं भी बिना वारंट के कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा यहाँ पे। अगर याद नहीं हुआ तो फिर एक बार सुनिए। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को कभी भी कहीं भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और भारतीयों ने इस कानून को काला कानून का संज्ञा दिया। आई होप आप लोग रॉलेट एक्ट समझ गए होंगे। मैं आप लोग को इतना ना इजी लैंग्वेज में इतिहास को जो समझाने का प्रयास करूँगा, जो आप लोग को जो है वीडियो देखने के बाद, इसी वीडियो को अगर आप लोग 1 या 2 बार देख लीजिएगा ना, आप लोगों को कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पूरा इतिहास आप लोगों को मुट्ठी में हो जाएगा, आपके मुट्ठी में। तो देखिए जो नेक्स्ट मेरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जब डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को ऑनलाइन स्वामी सीबीसी को जलियांवाला बाग में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है। डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यहाँ पे 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि यार मैं तो थोड़ा अपने से टाइपिंग करता हूँ, क्योंकि मैं किसी गाइड या इस सब को जो है, आप लोग तो देख सकते हैं, मैं किसी गाइड या किसी भी प्रकार का बुक्स का जो है वो उसका PDF लेकर आप लोगों को वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अपने से टाइप किया हूँ। मेरा नोटबुक का ये टाइप है। देखिए जहां अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोगों की मौत तथा कई लोग घायल हुए। इसी संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट तथा महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। इन लोगों को जो है नाइट एवं केसरे हिंद की उपाधि जो है वो पहले से मिला हुआ था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट तथा महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का जो उपाधि है वो लोग त्याग देते हैं। क्या होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक बार और आप लोग समझिए। डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी कब होता है, आप लोग को पता है? नीचे कॉमेंट्स कीजिए, मेरे को पता। देखिए डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी कब होता है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मैं ये जो है वो जब मैं 4 चैप्टर्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहा था तो मैं आप लोग को बताया था इस क्वेश्चंस को। सो आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मेरे को भी पता चले जो कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है। उसके बाद से जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है, जहां अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर था, जो कि शांतिपूर्वक चल रही सभा पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसाया लगता है। सडनली गोलियां बरसाने लगता है चारों तरफ से, उसके बाद जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है तथा कई लोग घायल हो जाते हैं। एक बीच में कुआं था, आप लोग को पता होगा, कई लोग कुएं में छलांग लगाते हैं, लेकिन इतना ना लोग कुएं में छलांग लगा देते हैं जो कोई नहीं बच पाते, यानी मैक्सिमम लोग घायल और मैक्सिमम लोगों की मौत हो जाती है। इसी संदर्भ में जो है, इसी गम में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट तथा महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। अगला जो है वो हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को आप लोग समझिएगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी जो है वो एक लघुतरीय का पार्ट है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद तुर्की का सुल्तान, जो इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, उसके साथ अंग्रेजों के ने अपमानजनक संधि तथा दुर्व्यवहार किया। जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है तो उसके बाद से तुर्की का जो सुल्तान हुआ करता था, इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, उनके साथ जो है वो अंग्रेज जो है दुर्व्यवहार करते हैं, अपमानजनक संधि करते हैं, जो भारत के मुसलमानों को पसंद नहीं आया। और सन 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया, जिसका नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन के अचानक इसका परिणाम, इसके आप लोग देखिए, जैसे कि आप लोग को क्वेश्चंस में यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है परिणामों का भी लिखना है। तो आप लोग जब यहाँ पे कारण लिख दिए, छोटा सा भूमिका देकर 3 कारण दे दिए, रॉलेट एक्ट, उसके बाद से जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद से यहाँ पे दे दिए खिलाफत आंदोलन। 3 ये जो है इतना अगर आप लोग दे देते हैं तो आप लोग को जो है पूरा फुल मार्क मिलेगा, 100%। अगर थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छा है तब, हालांकि आप जो लिखे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए।
उसके बाद से देखिए परिणाम क्या होता है। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी के गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो जाती है। उसके बाद से तथा पूर्ण भारत सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई और ना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का निवारण हुआ। आप लोग समझ सकते हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसका भी ना ही निवारण होता है। हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो भी भंग हो जाता है, कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो जाता है और सांप्रदायिकता का बोलबाला हो जाता है। इस क्वेश्चंस को जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप लोग वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, आप लोगों को पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इतिहास है। इसको आप लोग रट नहीं सकते हैं, इसको रट कर आप लोग लिख सकते हैं। अरे आप लोग रट कर जाइएगा एग्जाम्स में, कितना प्रकार का आपके मन में प्रश्न चलेगा, जिसकी वजह से आप लोग भूल जाइएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ इतिहास को आप लोग केयरफुली सुनिए, आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान रहा। देखिए भारतीय राजनीतिक शिक्षित पर 1915 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी का उदय हुआ। वह स्वतंत्र संग्राम के शुभ तत्वों को लेकर प्रकट हुए। इनके योगदान की विवेचना करना सूर्य के दीपक दिखाने की सम्मान होगा। ये अगर लाइन आप मेरे दोस्त अगर आप लोग लाइन में ऊपर में लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो है वो पूरा पढ़ता कहाँ है आपका आंसर, इतना ही 2 से 4 लाइन पढ़ेगा तो जो इतने में ही वो अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको पूरा नंबर देकर जाएगा। देखिए भारतीय राजनीतिक शिक्षित पर 1915 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी का उदय हुआ। वह स्वतंत्रता संग्राम के शुभ तत्वों को लेकर प्रकट हुए। इनकी योगदान की विवेचना करना सूर्य के सामने दीपक दिखाने की समान है। इस बात को आप लोग समझ गए। उसके बाद समझिए 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की आशीर्वाद एवं अनुमति के बाद चंपारण एवं खेरा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। गांधी ने भारत में मुख्यतः 3 आंदोलन का आगाज किया जो निम्नलिखित है। समझ गए होंगे, ये तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, देखिए कौन कौन आंदोलन है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों आंदोलन को थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत के मुद्दे को लेकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जो भारत का प्रथम जन आंदोलन था। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी को ऐतिहासिक यात्रा की और नमक कानून का तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का अंतिम जन आंदोलन था जिसमें गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन भारतीय आज़ादी को खींच लाने का प्रयास किया। देखिए लास्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी में महात्मा गांधी जो है वो करो या मरो का नारा देते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 5 नंबर, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। यहाँ पे व्यवसायी वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग तीनों जो है एक एक लघुत्तरीय प्रश्न है अपने आप में, इसलिए आप लोग इसको भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लघुत्तरीय भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए शहरीकरण, यहाँ पे देखिए फिर टाइपिंग जो है रंग हुआ है। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग तथा मजदूर वर्ग की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इस वर्गों के फलस्वरूप आज शहरीकरण का उदय हुआ है। देखिए शहरीकरण यानी शहर का विकसित होने में, ऐसा नहीं ना है जो सिर्फ मान लीजिए सिर्फ बिजनेसमैन ही शहर को डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मिडिल क्लास के लोग भी शहर को डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिर्फ लो यानी लो कास्ट, लो लेवल के जो लोग हैं वो क्या शहर को विकसित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यही सेम है, सभी लोगों का जो भूमिका है वो असराहनीय है, यानी कि उसका कोई भी जो है वो तुलना नहीं किया जा सकता। देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसके कारण व्यावसायिक पूंजीवाद का उदय हुआ, जिसके कारण बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ। काम के बदले वेतन, मजदूरी, नगद भुगतान इत्यादि इनकी विशेषता रही। व्यावसायिक वर्ग यानी व्यावसायिक वर्ग जो लोग व्यापारी थे। औद्योगिकरण के बाद पूंजीवाद का जन्म होता है, जिसके कारण व्यवस्थित पूंजीवाद का उदय होता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है और बड़े पैमाने पर रोजगार की भी अवसर उपलब्ध होता है। मध्यम वर्ग, शहर के उद्भव में मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक नए शिक्षित वर्ग का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील, क्लर्क, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक तथा कवि आते थे। इनकी आर्थिक स्थिति भी वेतनभोगी वर्ग से उभरकर सामने आया। मध्यम वर्ग यानी कि बिना डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर्स, वकील, क्लर्क, बुद्धिजीवी और लेखक के क्या शहर का निर्माण संभव है। आप ही लोग सोचिए, अगर किसी शहर, किसी बड़े नगर में अगर डॉक्टर्स,
इंजीनियर, शिक्षक, अच्छे वकील, क्लर्क वगैरह नहीं रहेंगे तो क्या वो शहर कहलाएगा? क्या वो शहर कैसा रहेगा? आप थोड़ा अपने आप में सोचिए। इसीलिए इसीलिए इस हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मध्यम वर्ग का जो भूमिका है वो भी अति महत्वपूर्ण रहा। जो नेक्स्ट है मजदूर वर्ग। शहरों में औद्योगिकरण का जन्म हुआ तो बड़े पैमाने पर गांव में चल रहे लघु एवं कुटीर उद्योग समाप्त हो गया, जिससे बहुत लोग बेरोजगार हो गए। अपनी आजीविका चलाने के लिए वह श्रमिक के रूप में शहर में आगमन किए, जो उद्योगों में श्रमिक के रूप में अपनी आजीविका के लिए कार्य करते थे। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। उसके बाद से देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? ये तो VBI है। हम तो आप लोगों को जो जब पढ़ा रहे थे उपनिवेशवाद उसी टाइम हम आप लोगों को बताए थे, ये VBI है। और देखिए आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के मॉडल पेपर में वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही गया। तो देखिए इसकी जो आंसर की ओर हम सबसे पहले समझेंगे जो उपनिवेशवाद जो है वो है क्या। देखिए जब कोई विकसित राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लेता है तो पराजित राष्ट्र उपनिवेश कहलाता है और उपनिवेश राष्ट्रीय उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी जब कोई विकसित यानी जब कोई स्ट्रॉन्ग काउंट्री अपने से वीक काउंट्री पे अपना अधिकार यानी अपना जो है उसे गुलाम बना लेता है। मान लीजिए जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो आपको गुलाम बना ही सकता है। तो देखिए यही होता है सेम प्रोसेस। जब कोई विकसित राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लेता है तो पराजित राष्ट्र उपनिवेश कहलाता है और उपनिवेश राष्ट्रीय उपनिवेशवाद कहलाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज है। उसके बाद से उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हुआ? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? देखिए मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना के फलस्वरूप उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुआ। उत्पादित वस्तुओं को खपत करने के लिए ब्रिटेन के अन्य देशों की आवश्यकता होती थी तथा फैक्ट्रियों में अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। इसी ने उपनिवेशवाद का जन्म दिया। इस बात को आप लोग समझिए। जब मशीन का आविष्कार होता है यानी औद्योगिकरण का जब शुरुआत होता है तो जो वस्तु का उत्पादन है वो अप्रत्याशित रूप से वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि होता है यानी बहुत ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होता है। उसके बाद से जो उत्पादित वस्तुओं को खपत करने के लिए यानी बेचने के लिए ब्रिटेन के अन्य देशों की आवश्यकता होती थी। मान लीजिए ब्रिटेन में बहुत सारा वस्तु जो है वो बन रहा है तो क्या सिर्फ ब्रिटेन में ही सारा वस्तु को बेचा जा सकता है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है ब्रिटेन को अन्य देशों की भी आवश्यकता होती थी। तो ब्रिटेन जो है वो अन्य देशों से आवश्यकता जो है वो अपना सामान तो बेचता ही है और साथ साथ उनसे कच्चे माल की भी पूर्ति करता है, जो है उपनिवेशवाद का जन्म देता है। उसके बाद से जो है फिर क्या होता है, और ब्रिटेन अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचने तथा कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारत को अपना उपनिवेश बनाया। क्योंकि भारत सिर्फ प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों से संपन्न नहीं था बल्कि यह एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश होने के कारण बड़ा बाजार भी साबित हुआ। इसी प्रकार जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ वैसे वैसे उद्योगपति देश अन्य देशों के अपना उपनिवेश बनाते गए। उद्योगपति ने उपनिवेश देशों से सिर्फ लाभ नहीं बल्कि उन्हें बुरी तरह से शोषित किया। अतः उपरोक्त विचार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गलत हुआ है। उपनिवेशवाद औद्योगिकरण यहाँ पे होगा। औद्योगिकरण ने ही उपनिवेशवाद का जन्म दिया। यदि उद्योग का विकास नहीं होता तो उपनिवेशवाद का जन्म शायद नहीं होता। आप लोग समझ गए। देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है, जब अपने से स्ट्रॉन्ग जो राष्ट्र होता है यानी स्ट्रॉन्ग काउंट्री जो है वो अपने से वीक काउंट्री यानी कमज़ोर काउंट्री पे, कमज़ोर देश पे अपना राष्ट्र अपना आधिपत्य कायम कर लेता है। तो जो यही जो प्रोसेस है वही उपनिवेशवाद कहलाता है। उसके बाद से उपनिवेशवाद ने औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद का जन्म दिया कैसे? तो देखिए जब औद्योगिकरण का विकास होता है तो बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण होता है और जब बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण होगा तो वस्तुओं को खपत करने के लिए अन्य देशों की आवश्यकता तो होगी ही। तो जब अन्य देशों की आवश्यकता होगी तो अन्य देशों के रूप में जो है भारत को जो है इंग्लैंड जो है वो अपना उपनिवेश बनाता है, क्योंकि भारत में अत्यधिक जनसंख्या था और इसी के कारण जो है भारत एक अच्छा बाजार भी साबित हुआ। और जो कच्चा माल लगता था वस्तु को बनाने में, वो कच्चा माल यानी जिससे वस्तु बनता था, यानी कपड़ा बनाना है या सीमेंट बनाना है या कुछ भी बनाना है तो क्या डायरेक्ट आप उसी को थोड़े बनाएंगे, उसके लिए आप कच्चा माल लेंगे। जैसे सीमेंट के लिए आप बताइए नीचे कमेंट्स करके सीमेंट का कच्चा माल क्या है, वो भी आप लोग को भूगोल में पढ़ना है। भूगोल में भी पढ़ना है सीमेंट का कच्चा माल, हमको याद है जहाँ तक भूगोल में पढ़ना है। उसके बाद से आप लोग को केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। देखिए
इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। तो देखिए यहाँ पे जो है वो मेरा सीरीज जो है वो ख़त्म हो गया है। हिस्ट्री का पूरा सीरीज जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। हिस्ट्री के मैंने टोटल 16 लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है। और प्रेस जो है वो आधुनिक मुद्रण क्रांति का विकास मुद्रण क्रांति से एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके अलावा ये टोटल प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। सिर्फ इतना ही कंप्लीट कर लीजिए, इजीली जो है वो बढ़िया मार्क लाकर आप लोग लाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मेरे नीचे कॉमेंट बॉक्स में डाटा स्टडी लिख कर आप लोग कॉमेंट कर दीजिए हेगस्टेक डाटा स्टडी लिख कर कॉमेंट कर दीजिए। मैं आपको अपना नाम लिख कर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा हेगस्टेक डाटा स्टडी। और नेक्स्ट आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, VVI के साथ।